પ્રણામ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? સોરી, કેમ છો ઇઝ અ ગુજરાતી વર્ડ ફોર हाउ आर यू डूइंग एंड कैसे हो आप सब लोग. गुजराती तो मदर टंग है तो पहले केम छो निकल आता है. ओके, 2-3 दिन के बाद फिर आज आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. अलग अलग तरह की बातें करते करते आज बात करने का इरादा है फिर से, मतलब टॉपिक इमिग्रेशन का पकड़ के. मैं आपसे सबसे पहले बता दूं कि मैं यहाँ का लाइसेंस कंसल्टेंट नहीं हूँ. यहाँ कनाडा में इमिग्रेशन का बिज़नेस करने के लिए, जैसे इंडिया में घर घर पर एजेंट बन जाते हैं, दुकान खोल देते हैं, ऐसा यहाँ नहीं चलता. यहाँ लाइसेंस लेके ये बिज़नेस करना पड़ता है. मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि मैंने कोई लाइसेंस अभी तक नहीं लिया है. लेने की सोची थी बीच में, बट समहाउ एडजस्ट नहीं हुआ. वापस भी ट्राई करूँगा, मैं लूँगा भी सही. लेकिन तब तक मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो लाइसेंस वाले कंसल्टेंट फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी मुलाकातें होती है, उनके ऑफिस में, उनके घर पर जाके मेरी बातचीत होती है. मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और मेरे फ्रेंड्स जो आए हैं या आना चाहते हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है. तो वो सब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बातें कर रहा हूँ. कम टू द पॉइंट कि हम सबको मालूम है इंडिया में कि स्टडी परमिट लेके बहुत सारे बच्चे कनाडा जाते हैं और अच्छा क्या बोलते हैं, मतलब अच्छा स्कोप भी है. स्टडी परमिट लेके कनाडा आने में स्कोप भी अच्छे हैं. यहाँ आके स्टडी करके सेटल होने के भी चांसेस पूरे पूरे के पूरे हैं. सो नथिंग रॉन्ग इन दैट. वो तो है ही एक रास्ता. और एक रास्ता सबको आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो वर्क परमिट. LMIA के बेस ऊपर वर्क परमिट लेके कनाडा आ जाओ, फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्डअप करो और फिर PR की तरफ आगे बढ़ो. तो ये भी एक है, वर्क परमिट और स्टडी परमिट. लेकिन ये दो ही रास्ते हैं या दो ही वे है, ऑप्शन है, ऐसा नहीं है. देर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस टू मूव टू कनाडा. जैसे कि सबको मालूम है, एक्सप्रेस एंट्री एक प्रोग्राम चलता है, बहुत पॉपुलर है. दुनिया भर से लोग एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करके कनाडा आते हैं. एक्सप्रेस एंट्री इंडिया वालों के लिए आजकल मुझे जो लगता है, या मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी बातें करके मुझे लगता है कि इंडिया से अगर एक्सप्रेस एंट्री में आना है तो सिर्फ सपने देखना या सिर्फ फाइल लगा देना, ये उससे काम नहीं चलेगा. एक्सप्रेस एंट्री उनके लिए बेस्ट है. इंडिया से आना है किसी को तो 30 के अंदर एज हो, 30 के अंदर एज हो, एटलीस्ट मास्टर डिग्री हो जिसका कि वैस भी हुआ, मतलब ECA जिसे बोलते हैं, वैल्यूएशन भी हुआ हो, ऐसी मास्टर डिग्री हो. IELTS में भी कम से कम 7 सब में ला के रिज़ल्ट तैयार हो, 7-8 सब में, इन ऑल 4 डिपार्टमेंट्स, चारों में कम से कम 7-8 ऐसे पॉइंट्स हो. जितना अच्छा हो, जितने अच्छे स्कोर हो वो तो अच्छा है. 9 ले आओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 7-8 तो चारों में होना चाहिए ऐसा. और फिर कम से कम 1.5-2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग रियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. तो ये सारी बातें मिला के एक्सप्रेस एंट्री में CRS बनाती है, स्कोर जिसे बोलते हैं, पॉइंट्स बनाती है. उसके ऊपर, मतलब CRS के ऊपर यहाँ सिस्टम में से ड्रॉ होते हैं कि जितने
जिनके ज़्यादा स्कोर होंगे उनको इनविटेशन भेजते हैं पीआर के लिए। तो अच्छी बात है, फास्ट है और सक्सेसफुल है, कनाडा आने के लिए एकदम सही रास्ता है। बट अगर मैं 35-40 साल का हूँ और मेरे पास मास्टर डिग्री भी नहीं है, मेरा सिर्फ बैचलर ऑफ कॉमर्स है, 15 साल पहले 20 साल पहले वैस भी नहीं किया है, एक्सपीरियंस चाहे 15 साल का हो, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी एज की है, जितनी आईएलटीएस की है, जितनी मास्टर डिग्री की है। तो एक्सप्रेस एंट्री मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये मुझे समझ लेना चाहिए। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कनाडा आना है, एक्सप्रेस एंट्री में आप सोच रहे हैं, तो आपकी क्वालिफ़िकेशंस भी उस हिसाब से हो तो काम बन सकता है। अदरवाइज़ एक्सप्रेस एंट्री सिर्फ सबके लिए नहीं है, मतलब सपने देखने के लिए है सिर्फ। और हम अगर इंडिया में भी कई लोग एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाना बोलते हैं, फ़ाइल लगा दी है, 350 स्कोर है, 250 स्कोर है। मैं तो कहता हूँ 400 भी स्कोर होता हो तो भी एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाने का कोई ऑलमोस्ट फ़ायदा नहीं। लगाओ, कोई बुरी बात नहीं है, फ़ाइल लगा के रख दो, हर 1 साल में उसको रिन्यू करनी पड़ती है, वो भी करो। लेकिन फिर वो तो ऐसी बात हो गई कि फ़ाइल लगाई है, राह देखते देखते हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वहाँ से कोई इनविटेशन नहीं आएगा। तो ये हकीकत आप समझ के उस हिसाब से तैयारी करके, यंग है तो आपके लिए है, मैच्योर है, जिसे बोलते हैं थोड़ा वयस्क है, उन लोगों के लिए ये एक्सप्रेस एंट्री काम नहीं है। ओके, एक्सप्रेस एंट्री, वर्क परमिट, स्टडी परमिट, उसके सिवा सबको आजकल बहुत मालूम है पीएनपी, उसकी मैं बात करता हूँ। उससे पहले है कि फैमिली स्पॉन्सरशिप भी चलती है कनाडा से। लेकिन फैमिली मतलब इंडिया में जैसे हम कहते हैं कि चाचा, मामा, कज़िन, मौसी, वो सारी फैमिली नहीं चलती है। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, सन या फर्स्ट ब्रदर, फर्स्ट सिस्टर, इतने ही लोग चलेंगे। मतलब स्पाउस तो है ही, वाइफ या हस्बैंड हो तो है ही, लेकिन फैमिली स्पॉन्सरशिप में फिर मेरे चाचा है तो मुझे बुला लेंगे, या मेरे मामा है तो मुझे बुला लेंगे, ऐसा कनाडा में नहीं चलता है। तो फैमिली स्पॉन्सरशिप किसके लिए है आप समझो, उस हिसाब से आप किसी से बात करो। और फिर बहुत जो चलता है वो है प्रोविंशियल नॉमिनी, पीएनपी। जितने भी प्रोविंस है, टेरिटरीज़ है, सबकी अपनी अपनी एक नॉमिनेशन सिस्टम डेवलप की है कि एक्सप्रेस एंट्री में आपका स्कोर ना होता हो तो आप नॉमिनेशन कोई प्रोविंस से लो और फिर उसके पॉइंट्स मिलते हैं, उसके साथ आप एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल रखो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉमिनेशन मतलब वैसे एक तरह से तो है कि आपका पीआर पक्का हो गया, लेकिन वो नॉमिनेशन के लिए सबके अपने अपने कायदे कानून हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, सबकी अपनी अपनी सिस्टम है बनाई हुई। वो सारा स्टडी करके उसके अकॉर्डिंगली आप पीएनपी कहीं से अप्लाई कर सकते हो। पीएनपी भी इतने सारे प्रोविंसेस है, इतनी टेरिटरीज़ है, तो इंडिया में चाहे कोई हो, चाहे कनाडा में हो कंसल्टेंट, वो सारी पीएनपी का एक्सपर्ट नहीं भी हो, ऐसे भी हो सकता है। लाइसेंस वाला कंसल्टेंट है, कनाडा में है, उसको भी सारे के सारे प्रोविंसेस के सारे पीएनपी प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन हो, एक्सपीरियंस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई होता है कि भाई अल्बर्टा का एक्सपर्ट होगा, तो कोई होगा कि बीसी का एक्सपर्ट होगा, कोई होगा कि ओंटारियो का एक्सपर्ट होगा, तो वो उसकी बात करेंगे। कोई होगा 2 4 5 की जानकारी रखने वाला भी, लेकिन सबकी जानकारी हो ये मानना बिल्कुल गलत है। सबके जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, इंडिया में भी हमें पता है कि भाई डॉक्टर में भी स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे लेके इंजीनियरिंग में भी स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे लेके सब में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये इमिग्रेशन का काम करने वाले भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, जिनकी जिस फील्ड में ग्रिप है वही वो सजेशन करेंगे, वही वो काम करेंगे, आपका काम करके देंगे।
ये सबसे अलग कनाडा में चलता है क्यूबेक का, वो अलग ही। वैसे कनाडा का ही एक प्रोविंस है लेकिन उसके कायदे कानून अलग है। तो क्यूबेक के भी स्किल वर्कर्स के लिए पीएनपी और वो सब चलता है, वो एक अलग ही प्रोग्राम है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है आप किसी से समझो, जानो, ऑनलाइन सर्च करो और उसके लिए ट्राई करो। क्यूबेक के बाद होती है इमिग्रेशन, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अटलांटिक प्रोविंसेस, हमने एक बार प्रोविंसेस की बात की थी जो अटलांटिक महासागर के किनारे है, न्यू ब्रंसविक और न्यू फाउंडलैंड और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। वो सारे प्रोविंसेस जो है वो, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, उनको बहुत एम्प्लॉइज़ की, बहुत सारे पब्लिक की ज़रूरत है। तो वो लोग अपना स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं कि जिनके थ्रू वो ज़्यादा लोग वहाँ इनवाइट कर सके, ज़्यादा लोगों को वहाँ सेट कर सके, ज़्यादा लोगों से काम लेके अपना बिजनेस, अपना प्रोविंस का पूरा डेवलप कर सके। इसलिए अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोजेक्ट एक चलता है, प्रोग्राम इसे बोलते हैं। उसमें भी चांस सबके लिए है, लेकिन उसका जो अटलांटिक इमिग्रेशन का जो भी एक्सपर्ट होगा, जिसको नॉलेज होंगी वो प्रोविंसेस की, एम्प्लॉइज़ की, एम्प्लॉयमेंट की, रिक्वायरमेंट्स की, वो वहाँ का काम कर सकता है। ओके, उसके सिवा क्या है? कनाडा आने के लिए सबसे अच्छा स्कोप जो है वो है केयर गिवर। केयर गिवर या नर्स, उनके लिए उनकी ज़रूरत बहुत है यहाँ पर। तो अगर आपके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशन है तो बेस्ट है। मानो आपने बैचलर डिग्री ली है या डिप्लोमा लिया है तो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं भी लिया है, चाहे बीएससी किया हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में काम किया हो, नर्सिंग में काम किया हो, एज अ केयर गिवर आपने काम किया हो कहीं पर, वो एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ बहुत चाहिए होते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा स्कोप है यहाँ आने का। तो ये भी आप देख लीजिए। अगर नहीं है, आपकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, तो आप इंडिया में कोई कोर्स करके सर्टिफिकेट लेके फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके उसके बाद भी कनाडा आने की आप ट्राई कर सकते हो। ये कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये एक केयर गिवर्स और नर्सिंग की बात हुई। स्टार्टअप वीज़ा, बहुत लोग पूछते हैं कि कनाडा में आके बिज़नेस करेंगे तो कैसे करेंगे। उनके लिए बात करूँ कि ये एक अच्छी बात है। आप सोचते हो कनाडा आओ, कनाडा में बिज़नेस करो, कनाडा में बिज़नेस करने के आधार पर आप कनाडा का इमिग्रेशन भी लो, नथिंग रॉन्ग। बट उन सब के लिए ये ज़रूरी जानना ज़रूरी है, मैं जो कह रहा हूँ वो, कि ऐसे नहीं है कि मेरा इंडिया में कोई 1 करोड़ का बिज़नेस है तो मैं कनाडा जाके मेरा बिज़नेस करूँगा। कौन मानेगा? इमिग्रेशन ऑफिसर या कनाडा की गवर्नमेंट भी क्यों मानेगी कि 1 करोड़, तो मतलब इंडिया में 1 करोड़ का बिज़नेस होना तो एकदम छोटी बात है। तो वो 1 करोड़ का बिज़नेस लेके मैं सोचूं कि भाई मैं, अरे उससे तो अच्छा है कि भाई इंडिया में 1 करोड़ का बिज़नेस है, गुजरात में है तो आप महाराष्ट्र में डेवलप करो, आप मध्य प्रदेश में डेवलप करो, आप राजस्थान में डेवलप करो, कनाडा ही क्यों? तो उनको भी डाउट होता है कि मतलब इतना छोटा 1 करोड़ तो शायद किसी को बहुत भी लगता हो, लेकिन कनाडा आना है, सोचते हैं कि भाई मेरा इतना बिज़नेस है तो मैं कनाडा में ब्रांच खोलूँगा या ऐसे आ जाऊँगा, तो उनके लिए नहीं है। और बिज़नेस भी लेना है, मानो बहुत रुपया है, रुपया इन्वेस्ट करने की शक्ति भी है, ताकत भी है। आप 2-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ कनाडा में इन्वेस्ट भी करना चाहो तो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लोग आपको गलत रास्ते ले जाएंगे, गलत सपने दिखाएंगे, ये भी हो सकता है। मेरा एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड ये बिज़नेस इमिग्रेशन का एक्सपर्ट है, तो उससे मेरी बात होती रहती है, तो मुझे पता है कि कनाडा में अगर बिज़नेस लेना है तो एक्टिव बिज़नेस होना चाहिए। एक्टिव मतलब जिसमें कैनेडियन पीपल को भी एम्प्लॉयमेंट मिले, वो एक्टिव है। मैं एक प्रॉपर्टी ले लूँ, चाहे वो 3 करोड़ की हो कनाडा में, और कहूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो मुझे अब कनाडा आना है, तो पॉसिबल नहीं है कि वो प्रॉपर्टी अब ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रेंट पर चढ़ाओगे, लेकिन उसके उसके थ्रू कनाडा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस तो
ज़ीरो है, उसकी जगह मैं एक छोटी सी फैक्ट्री लूँ, या मैं छोटा सा कोई रेस्टोरेंट खोलूँ, या मैं कोई और बिज़नेस सोचूँ कि जिसमें 5, 10, 15, 25 कैनेडियन पीपल को मैं हायर कर सकूँ। ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा बिज़नेस होना चाहिए। और फिर कनाडा और इंडिया का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए कि जो इंडिया में बिज़नेस है वो कनाडा में हो सके ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कनाडा की एटमॉस्फेयर से लेके, कनाडा की सिस्टम से लेके, कनाडा के लोगों की पसंद नापसंद से लेके, ये सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करके आप सोच सकते हो कि कनाडा में कौन सा बिज़नेस चलेगा या कर सकते हैं। इंडिया में मेरी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ खमन ढोकला, गुजराती लोग तो है, फाफड़ा बेचता हूँ। और मैं सोचूं कि भाई मैं कनाडा जाके मैं वहाँ भी मेरी ये दुकान चालू कर दूँगा, तो कनाडा के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है, शक्य ही नहीं है कि कनाडा आके कोई खमन फाफड़ा की दुकान चालू करे और उसका बिज़नेस चले, और साथ में कनाडा का इमिग्रेशन भी आपका क्लियर हो। तो प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। कोई अच्छा बिज़नेस सोचिए जिसमें इन्वेस्टमेंट भी करने की ताकत हो, और वो इन्वेस्टमेंट करके कनाडा में आके कनाडियन लोगों को हायर करके कनाडा के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल हो सको, ऐसा सोचना। और ऐसा सोच के किसी से बात करना, किसी से सलाह लेना, सजेशन लेना कि भाई मैं 3 करोड़ लेके आऊँ तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस फील्ड में इन्वेस्ट करूँ। ये सब बातें समझ के आप अपनी ट्राई कर सकते हैं। नथिंग रॉन्ग, ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, और वो प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा आ सकते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में मैं अकेले अकेले कोई इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, या वेल्डिंग का काम करता हूँ, या अकेले अकेले सेल्स का काम करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। मैं इंश्योरेंस का एजेंट हूँ, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी मैं लाता हूँ, बट वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कनाडा के लिए नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे फिल्म स्टार्स बोलते हैं, फिल्म स्टार्स या फिल्म के और जो क्रू वाले होते हैं, या स्पोर्ट्स के से, हाँ, स्पोर्ट्स के जो स्टार्स होते हैं, नोन अच्छे लेवल पर प्ले कर रहे हो, नाम भी हो, और वो लोग कनाडा आना चाहते हैं। ऐसे जो आर्टिस्ट भी जो होते हैं, संगीत सिखाने वाले या सीखे हुए लोग, गायक से लेके म्यूज़िक डायरेक्टर से लेके नाट्य कलाकार से लेके, ऐसे लोगों के लिए भी है सेल्फ एम्प्लॉयड। वो लोग भी यहाँ किसी के सहारे के बिना आके अपना जीवन जी सकते हैं। और एक आजकल बहुत चलता है, वो है रूरल इमिग्रेशन, RINP जिसे बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, एक्सप्रेस एंट्री है, PNP है, फिर भी कनाडा की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो कनाडा ने कुछ टाउन्स, छोटे थोड़े दूर वाले, बड़े सिटी में तो ज़रूरत ही नहीं, टोरंटो में तो बहुत सारे लोग आते हैं, या वैंकूवर में तो बहुत सारे लोग आते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर क्राउडेड है, तो वहाँ तो वो लोग मांगेंगे ही नहीं कि नए 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 पब्लिक को लाओ करके। बट जो रूरल वाले हैं, थोड़े दूर के एरिया है, ऐसे पूरे कनाडा में से उन्होंने कुछ 10-15 टाउन्स सिलेक्ट किए हैं। ओंटारियो में भी है, BC में भी है, मैनिटोबा में भी है। ऐसे वो टाउन्स को अथॉरिटी दे दी है, जैसे थंडर बे है या जैसे सडबरी है ओंटारियो में। तो वो टाउन वाले को, वो सिटी वाले को अथॉरिटी दी है कि आप अपना क्राइटेरिया बना के सिलेक्ट करो कि भाई आप किसको बुलाना चाहते हो आपके टाउन में आके, कि कौन आपको टाउन में रह के हेल्पफुल हो सकता है टाउन के डेवलपमेंट के हिसाब से, एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से। ऐसे लोगों को आप डायरेक्ट लाके बसा सकते हो, लेकिन वो भी एक पूरी सिस्टम है, पूरा
प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसके स्टेप्स है, उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे सोच लूँ कि चलो भाई RINP में बहुत चाहिए तो मैं थंडरबर्ड से अप्लाई कर दूँ, ऐसे नहीं होगा। वो सारे प्रोग्राम से उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा समझ के ईज़ी है। लेकिन इतना इजी भी नहीं कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके अप्लाई कर देगा और कनाडा वाले स्टैंपिंग करके हाँ भाई आ जाओ, हाँ आप कनाडा आ जाओ, ऐसा ऐसा सोचना भी बहुत चाहिए। लोग बहुत मुझसे बात भी करते हैं कि भाई पेपर वाले इतना छापते हैं कि कनाडा को इतने लाख आदमियों की ज़रूरत है, इतने करोड़ों है। क्योंकि मैंने एक बार बताया था कि कनाडा की ज़मीन बहुत है, एरिया बहुत है, पब्लिक नहीं है। 90% एरिया तो खाली है, बिना पब्लिक के जंगल जैसा वीरान सा पड़ा हुआ है। तो लोगों को समाने की तो कैपेसिटी बहुत है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि भाई सबको ले लेना है, पूरी दुनिया से आएंगे लोग तो सबको ले लो, कोई क्वालिफ़िकेशन ना हो तो भी ले लो, ऐसा नहीं है। क्वालिफ़िकेशन के आधार पर ही, क्वालिफाई होके ही आपको कनाडा आना पड़ेगा। और वो उसके लिए मैंने एक बार बताया था कि आप IELTS भी दे के रखो, आप वैस भी करा के रखो, आप एक्सपीरियंस जो भी है वो भी प्रॉपर वे में बना के रखो। एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र आपके पास हो, जॉब ऑफ़र हो, अपॉइंटमेंट लेटर हो, ID कार्ड हो, बैंक में आपकी सैलरी आती हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करके अपनी फ़ाइल बनाओ और कनाडा आने की ट्राई करो। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और भी होंगे, मेरे अभी उसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इसके सिवा भी आने के रास्ते हैं, प्रोग्राम्स हैं। वो सारे आप सर्च करो, किसी से हेल्प लो। कनाडा में कोई है तो उनसे बात करो, मुझसे बात करो, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने की। बट आप समझ कर, गलत सपने या गलत किसी के कमिटमेंट पर विश्वास करके आप हैरान ना हो, आप अपने पैसे ना गंवाओ, इसलिए ये मैं बातें करता हूँ। तो आप सोच समझ कर बात करिए, प्लानिंग करिए और कनाडा आइए। मैं तो ऐसा कहता हूँ, आइए, सब आओ, कनाडा में रहो। हम तो अभी भी मानते हैं कि कनाडा में अकेले अकेले रहना पड़ता है। ये बहुत यहाँ की कमज़ोरी है कि इंडियन लोग हम पुणे में या सूरत में या अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में रहते होते हैं, पब्लिक ही पब्लिक और जान पहचान वाले दोस्त, फैमिली, शाम को चाय के पान के गल्ले पर या चाय की लारी पर इकट्ठा होना, बातें करना, किसी से मिलना जुलना, बिना फ़ोन के बाजू वाले के घर भी हम तो चले जाते हैं। ये सब यहाँ बहुत मिस होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप सब आओ, हम मिलकर रहेंगे, मिलकर लाइफ एंजॉय करेंगे। तो ऐसी बात है। ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।